फियर फाइल्स में आज आप देखेंगे एक ऐसी कहानी जो कि आपकी रूह तक झंझोर देगी। ये कहानी है एक ऐसे मुखौटे वाली आत्मा की जिसके मुखौटे के पीछे छुपा है एक बहुत ही भयानक चेहरा। ये आत्मा भटकती है एक घर के अंदर दिवाली से पहले भूत चतुर्दशी के दिन और घूम रही है अपने बदले की तलाश में। आखिर कौन है ये आत्मा और क्या रहस्य है इसका? क्या यह आत्मा परिवार के सभी लोगों को मार देगी या फिर इसका कुछ और ही मकसद है? ये सब जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स की एक और दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े परिवार को देखते हैं और ये परिवार वाले अपने त्योहार की तैयारी कर रहे थे क्योंकि आज भूत चतुर्दशी का दिन था। अब दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, ये सभी परिवार वाले बहुत पहले इस घर के अंदर रहा करते थे और वो काफ़ी टाइम के लिए यूएस के अंदर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अब त्योहार के मौके पर और इस घर को सेल करने के लिए वो यहाँ पर वापस आए हैं। इसके बाद तभी हम उस घर के एक छोटे से लड़के को देखते हैं जिसका नाम रोनी होता है। रोनी अपनी परदादी के कमरे के अंदर जाता है और वो जैसे ही अपने परदादी के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है तभी वो कुछ अजीबोगरीब प्रकार की हरकतें करना शुरू कर देती हैं। दरअसल दोस्तों उसकी परदादी बोल नहीं सकती थी, उन्हें एक अजीब सी बीमारी थी, लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि वो आराम से बोल पा रही हैं। वो अजीबोगरीब तरीके से रोनी को पकड़ लेती है और कहती हैं कि इतने सालों के बाद तू मुझे दिख रहा है। अब रोनी एक छोटा बच्चा है, वो उनकी ऐसी हरकतों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। थोड़ी देर के बाद रोनी की माँ जया वहाँ पर आती है। जया वहाँ पर आकर किसी तरह अपनी दादी को रोकने की कोशिश करती है और वो अपने बेटे रोनी के साथ वहाँ से चली जाती है। जया बाहर जाकर सभी लोगों को बताती है कि आज तो चमत्कार ही हो गया, काफ़ी टाइम के बाद हमारी दादी ने बोला है, उन्होंने बात करने की कोशिश की है। जब से हम यूएसए में थे तब तो दादी एक बार भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन यहाँ पर आते ही उनकी आवाज़ वापस आ चुकी है। लेकिन इसी के साथ जया उन लोगों से कहती है कि दादी बोल तो रही थी लेकिन कुछ अजीबोगरीब प्रकार की हरकतें कर रही थी। इस बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता और सभी के सभी को घर वालों को ये लगता है कि काली माँ की कृपा से दोबारा किसी माँ जी की आवाज वापस आ चुकी है। इसके बाद तभी रात के अंधेरे में हम रोनी को देखते हैं जो कि छत के ऊपर अपनी बॉल से खेल रहा था। तभी खेलते खेलते उसकी बॉल घर के अंदर चली जाती है। रोनी भी उस बॉल के पीछे पीछे जाने लगता है और तभी देखते देखते उसकी बॉल सीढ़ियों से चढ़ती हुई ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती है। वो बॉल अपने आप ही जा रही थी जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब था। अब रोनी अपनी बॉल को पकड़ने के लिए उसी का पीछा करना शुरू कर देता है और तभी वो बॉल ऊपर जाकर एक कमरे के अंदर चली जाती है जिस कमरे की लाइट अपने आप ही बंद चालू हो रही थी। रोनी भी अपनी बॉल को लेने के लिए उसी कमरे के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही अपनी बॉल का पीछा कर रहा था तभी वहां पर न जाने कोई मुखौटे के रूप में रोनी के सामने आ जाता है और अब वो रोनी को डराने की कोशिश करता है। वो मुखौटे के रूप में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था, लेकिन रोनी किसी तरह उस शख्स से अपनी जान बचाकर भागता है। अब रोनी डर जाता है और फौरन ही अपने घर वालों के पास जाता है। वो अपने परिवार वालों को इस सब घटना के बारे में बताने की कोशिश करता है कि अभी उसने उस कमरे के अंदर किसी को मुखौटे के रूप में देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक था। अब दोस्तों वहाँ पर कौन है ये जानने के लिए उस घर का एक नौकर विष्णु ये सब देखने के लिए जाता है। विष्णु देखने के लिए जाता है और उसी कमरे के अंदर चला जाता है और वो जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है तभी कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और तभी देखते देखते उसके सामने थोड़ी देर के बाद वही मुखौटे वाली आत्मा आती है। जी हाँ दोस्तों, वो एक आत्मा थी। अब वो आत्मा उसको भी डराने की कोशिश करती है और तभी देखते देखते वहां पर एक नहीं काफी सारी आत्माएं मुखौटे के रूप में आ जाती हैं और उसको डराने की बहुत ही कोशिश करती है। वो बेचारा बहुत ही बुरे तरीके से डर जाता है और उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर बाहर जया और बाऊजी भी पहुंच जाते हैं। वो लोग थोड़ी देर के बाद जैसे दरवाजे को खोलते हैं और अंदर जाते हैं तो वो पाते हैं कि विष्णु वहां पर घायल पड़ा हुआ था। उसके बाद ये लोग विष्णु को वहां से उठाकर बाहर लेकर जाते हैं और जब विष्णु को होश आता है तो वह सभी लोगों को बताता है कि अंदर उसने किसी आत्मा को देखा था। वो आत्मा कोई मुखौटे के रूप में थी और वो बताता है कि वो आत्मा मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वही विष्णु की इन बातों पर बाऊजी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता।
अब ये सभी के सभी लोग बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक इन्हें जोर से माँ जी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बाबूजी माँ जी को देखने के लिए उन्हीं के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। अब जब वो वहां पर जा रहे थे तभी उन्हें घर के अंदर से कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनके अलावा भी इस घर के अंदर कोई और भी है। अब थोड़ी देर के बाद बाबूजी की निगाह पड़ती है एक खिड़की की तरफ। वो वहां पर जाकर देखना चाहते हैं कि आखिर वहां पर क्या है, और वो जैसे ही खिड़की के पास जाते हैं तभी अचानक से वो मुखौटे वाली आत्मा उनके सामने आ जाती है। दोस्तों अब वो आत्मा हवा में उड़ने लगी थी और इसी के साथ साथ बाबूजी को डराने की कोशिश कर रही थी। वो आत्मा उनके सामने अजीबोगरीब तरीके से डांस करना शुरू कर देती है और थोड़ी देर के बाद बाबूजी को वहां पर घायल कर देती है। अब थोड़ी देर के बाद बाबूजी को देखने के लिए जया वहां पर आती है तो वो पाती है कि बाबूजी एकदम घायल पड़े हुए हैं, इसीलिए वो उन्हें वहां से उठाकर बाहर की ओर लेकर जाती है। और बाबूजी के ऐसी हालात को देखकर अब घर के सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे। उन्हें यकीन हो चुका था कि इस घर के अंदर कोई तो अशांत आत्मा भटक रही है। अब ये सभी के सभी लोग अभी वहां पर खड़े ही थे, तभी अचानक इन्हें माँ जी दिखाई देती है जिनको उस आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। वो माँ जी के शरीर को अपने वश में करके सभी लोगों से बोलता है कि मुझे मेरा जवाब चाहिए, बताओ किसने मारा था मुझे। अगर मुझे मेरा जवाब नहीं मिला तो मैं इस घर के हर एक व्यक्ति को मार दूंगा। अब इस तरह की बातों को सुनकर घर के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त पर घर के सभी लोग सो रहे थे और तभी जया फैसला करती है कि वो जाकर उस आत्मा से बात करेगी और पूछने की कोशिश करेगी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद तभी वो आधी रात को उसी कमरे के तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। वो जब वहां पर जा रही थी तभी उसे जमीन पर कुछ अजीब सी आकृति बनी हुई दिखाई देती हैं। उन आकृति को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि किसी ने टेरेस से कूदकर अपनी जान दी है, लेकिन वो कौन था इसके बारे में जया को पता करना था। तभी वो वहां पर उस आत्मा से बोलने लगती है कि आखिर तुम कौन हो, मुझसे बात करने की कोशिश करो। और जब वो ऐसा बोल रही थी तभी कोई उसके करीब बढ़ना शुरू कर देता है, और वो कोई और नहीं उसकी दादी थी। उसकी दादी को उस आत्मा ने अपने वश में कर लिया था और वो उसे काली माँ के सामने लेकर चली जाती है। इसके बाद तभी उसकी दादी उससे बोलती है कि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना वो एक एक को जान से मार देगा। तभी जया पूछती है कि आखिर वो कौन है दादी, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। तभी उसकी दादी उससे कहती है यहाँ हर साल काली पूजा हुआ करती थी। उसको बहुत शौक था पूजा में शामिल होने का। वो डांस बहुत अच्छा करता था। और तभी इसी के साथ देखते देखते हम देखते हैं दादी भी वहाँ पर डांस करना शुरू कर देती हैं, और इससे पहले कि वो उसे कुछ और बता पाती तभी वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद फिर तभी अगली रात को हम देखते हैं बाबूजी और जया और उनके काका जी काफ़ी उदास बैठे हुए थे। अब जया ये बात जानती थी कि उसके काका जी इस परिवार से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो अपने काका जी से पूछने की कोशिश करती है क्या इस घर के अंदर कोई ऐसा था जिसने छत से कूदकर अपनी जान दी हो। लेकिन वो उससे कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारे बाबूजी इतने पुराने हैं, उनको कुछ नहीं पता तो मुझे कुछ कैसे पता हो सकता है। वेल इसके बाद तभी जया वहाँ से चली जाती है। अब उसका दिमाग काफी डिस्टर्ब था। उसे किसी तरह उस आत्मा की सच्चाई के बारे में पता करना था, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके परिवार को बहुत ही खतरा होगा। इसके बाद तभी हम देखते हैं जब वो अपने कमरे के अंदर जा रही थी तो उसे अपने दादी के कमरे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, और इसीलिए वो उन आवाजों का पीछा करते करते अपने दादी के कमरे के पास जाना शुरू कर देती है। उसे एहसास होता है कि उसकी दादी किसी से बात कर रही है, और वो ये बात समझ जाती है कि वो किसी और से नहीं बल्कि उसी मुखौटे वाले आदमी से बात कर रही है। जया जैसे ही उन लोगों के करीब बढ़ती है तभी अचानक से वो आदमी एकदम से उसकी तरफ पलटकर देखता है, जिसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। अभी तक उस आत्मा का चेहरा उस मुखौटे से ढका हुआ था, लेकिन अब उसने उसका ये भयानक चेहरा साफ साफ देख लिया था। अब वो जान चुकी थी कि वो आत्मा इसी घर का कोई सदस्य है, इसीलिए वो अपने काका के पास दोबारा किसे जाती है और उनसे पूछने की कोशिश करती है। वो उनसे कहती है काका अगर आपको कुछ भी पता हो तो मुझे आप बता दीजिए, क्योंकि हमारे परिवार की जान खतरे में है। अगर हमने जल्दी ही इसके बारे में पता नहीं किया तो वो आत्मा मेरे छोटे से बेटे को भी मार डालेगी।
और जब वो काका से जिद करती है तभी काका उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। वो बताते हैं कि ये जो आत्मा है वो तुम्हारे बाबूजी की छोटे भाई की आत्मा है, यानी कि तुम्हारे अंकल की। उसका नाम रतन था। उसे डांस करने का बहुत ही शौक था, लेकिन तुम्हारे बाबूजी उससे खास लगाव नहीं रखते थे। तुम्हारे बाबूजी ने प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए उसे अजीब दवाइयां देना शुरू कर दी थी, जिससे कि उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। वो जानते थे कि उनकी माँ सारी जायदाद का मालिक उनके छोटे बेटे को ही बना देगी। इसीलिए एक बार वो टेरेस पर अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तुम्हारे बाबूजी ने उसे नीचे धकेल दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई और उसकी मौत को एक एक्सीडेंट बता दिया। और जब वो मर गया था तो माँ जी ने सारी प्रॉपर्टी का मालिक तुम्हारे बाबूजी को बना दिया। वो बताते हैं कि उसकी मौत के बाद घर के सभी लोग यूएस में जाकर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अब सभी लोग वापस आ चुके हैं, तो वो आत्मा अपना बदला लेना चाहती है। अब उस वक्त पर काका के हाथ में एक कलश था, इसीलिए वो जया से बोलते हैं कि एक तांत्रिक की बदौलत ये कलश हमें मिला है, जिससे कि तुम्हारे बाबूजी उसकी आत्मा को हमेशा के लिए इसी के अंदर कैद कर लेंगे। तभी जया उस कलश को अपने हाथों में लेती है और उसे नीचे फेंक देती है। वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस आत्मा को मुक्ति दिलवा कर रहूंगी। इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम बाबूजी को देखते हैं, जो कि काली माँ की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से वहां की लाइट अपने आप ही चली जाती है। फिर तभी थोड़ी देर के बाद उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है, और तभी देखते ही देखते वो मुखौटे वाली आत्मा उनके पास आ जाती है। वो आत्मा जैसे ही उनके पास आती है तभी बाबूजी उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। इसके बाद तभी जया भी वहां पर पहुंच जाती है और वो बाबूजी से बोलती है कि वो सिर्फ अपना जवाब चाहते हैं, अपनी गलती को कबूल कर लो, उस आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन बाबूजी ऐसा नहीं करते, और तभी देखते ही देखते वो आत्मा उनके करीब बढ़ना शुरू कर देती है। उस वक्त वो आत्मा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। तभी वो काली माँ के पास से एक हथियार को उठाती है और बाबूजी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देती है, और देखते ही देखते काली माँ के सामने उनकी बलि दे देती है। और जब वो उनको मारती है तो उनकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। और फिर इसके बाद से वो आत्मा कभी भी उन लोगों को दिखाई नहीं दी। जया को इस बात का दुख था क्योंकि उसने अपने बाबूजी को खो दिया था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि 40 सालों से भटक रही उस आत्मा को आज मुक्ति मिल गई थी। तो बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।